speed internet using true 5G. ईशा अंबानी ने बताया कि रिलायंस रिटेल इस साल एफएमसीजी कारोबार की शुरुआत करने जा रहा है। I'm excited to announce that this year we will launch our fast-moving consumer goods business. The objective of this business is to develop and deliver products that solve every Indian's daily needs with high-quality products at affordable pricing. तो देखिए, बात हो गई 5G रोल आउट की, बात हो गई किस तरीके से एडवांस सिस्टम लेकर आएंगे, और एक हाई स्पीड इंटरनेट की बात हो गई, और साथ ही बात हो गई रिटेल कारोबार की। तो आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। मनोज साहब, पहला सवाल तो यही कि अब बिल्कुल उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 5G का रोल आउट आपको दिवाली पे होता हुआ दिखाई दे जाएगा। 4 बड़े मेट्रो में तो होगा ही, कुछ अन्य चुनिंदा शहरों में भी ये रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक जियो जो है वो फर्स्ट प्लेयर मूव आउट होगा जो 5G लेकर शुरुआत कर देने जा रहा है दिवाली तक। इसे आप कितना अहम मानते हैं? क्या ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज रिलायंस को एक लीड लेने में मदद करेगा यहाँ से? हाँ, देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी का आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी घोषणा थी, वो अनाउंसमेंट ये है कि इनका जो 5G नेटवर्क है वो एक स्टैंड एलोन 5G नेटवर्क होगा। मैं आपको 5G और 4G के बीच डिफरेंस बताता हूँ। 2 डिफरेंस होता है। एक तो 5G की जो स्पीड है वो 4G की स्पीड से 10 टाइम्स ज्यादा होती है, और दूसरा जो रिस्पॉन्स टाइम है, 5G का रिस्पांस टाइम बहुत कम होता है, वो 10 मिली सेकेंड से भी नीचे होता है, जबकि 4G का जो रिस्पांस टाइम है वो 40 टू 50 मिली सेकेंड्स के बीच में होता है। तो अब हम समझते हैं कि स्टैंड एलोन का मतलब क्या है। स्टैंड एलोन का मतलब ये है कि जो ट्रू 5G सर्विसेज हैं वो हमें मिलेंगी, क्योंकि वो 4G के ऊपर ओवरले नहीं है, जबकि जो बाकी जो इनकम्बेंट ऑपरेटर्स हैं, जो एयरटेल और वोडाफोन हैं, वो लोग अपने एग्जिस्टिंग 4G के नेटवर्क को अपग्रेड करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जिसको हम कोर नेटवर्क कहते हैं, कोर नेटवर्क तो 4G का ही प्लान किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो रेडियो नेटवर्क होता है, जिसके स्पेक्ट्रम ट्रांसमिट होता है, वो ही सिर्फ 5G होगा। तो कोर नेटवर्क की प्लानिंग क्योंकि 4G के लिए है, तो अगर उसमें ज्यादा डेटा हो गया तो उन्हें वो स्पीड नहीं मिल पाएगी जो कि 5G में होती है, और उसी तरीके से रिस्पांस टाइम तो 10 मिली सेकेंड का मिल ही नहीं सकता है। इसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं कि आज कोई रेसिंग कार तो खरीद ले, लेकिन अगर वो पुरानी ही सड़कों में चलाएगा तो रेसिंग कार का एक्सपीरियंस उसको नहीं मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि जियो में और बाकी जो इनकम्बेंट ऑपरेटर हैं उनके बीच में होगा, और ये बहुत बड़ा, और इसमें कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपको ध्यान होगा कि जिस समय 4G सर्विसेज आई थी, उस समय जो इनकम्बेंट ऑपरेटर होते थे, ये एयरटेल और वोडाफोन, उन्होंने क्या किया था कि उनके जो एग्जिस्टिंग 2G और 3G नेटवर्क हैं उसी को उन्होंने अपग्रेड करके 4G किया था। तो उस समय कंज्यूमर भले ही बहुत ज्यादा पैसा देता था, 1 GB का 50 रुपीज या 100 रुपीज पर GB के हिसाब से वो पे करते थे, लेकिन ट्रू 4G सर्विस का एक्सपीरियंस उन्हें नहीं मिला। ट्रू 4G सर्विस का एक्सपीरियंस उसी समय मिला जिस समय की जियो ने अपनी सर्विसेज लॉन्च करी, क्योंकि वो एक स्टैंड एलोन नेटवर्क था, IP बेस्ड, और वो पूरा ही 4G के लिए बना था। तो वही एक्सपीरियंस आज की डेट में मेरे ख्याल से जो कंज्यूमर हैं जियो के, उनको मिलने वाला है। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो मेरा जहां तक मानना है वो ये है, दूसरा 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बताता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा। ये जब आप स्टैंड एलोन नेटवर्क की बात करते हैं तो आपको काफी सारे BTS लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो 5G सर्विसेज होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी में जो 2600 की फ्रीक्वेंसी है, 3300 की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में वो ऑपरेट करती है। तो इससे क्या होता है कि BTS पास लगते हैं। एक BTS लगाने में 50 लाख से 70 लाख रुपए का खर्चा है। तो पूरा का पूरा पैन इंडिया कवर करने में आप सोचिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। 2 लाख जो एयरमार्क करा है उसी के लिए ये है। तीसरी चीज क्या है, 700 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ जियो के पास है, बाकी लोगों ने खरीदा नहीं। यही कारण है कि जियो का स्पेक्ट्रम का एक्वायर करने का जो कॉस्ट है अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर एयरटेल से डबल है, दुगना है। तो 700 का क्या रोल है कि इससे सर्विसेज का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होगा जियो में और बाकियों के
बीच में। तो मेरे ख्याल से तो जो एयरटेल जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, उसको भी या तो अनाउंस करना पड़ेगा कि भाई हम भी अपना स्टैंड अलोन नेटवर्क करेंगे, इतना ही पैसा हम लोग खर्च करेंगे, तब वो उनके साथ। लेकिन एयरटेल ने तो 700 मेगाहर्ट्ज खरीदा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास लोअर बैंड स्पेक्ट्रम है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, जितना मैं जान रहा हूं। अगर मैं कुछ गलत हूं तो आप विपिन, नहीं 700 उनके पास अभी आज की डेट में नहीं है। हाँ, वही मैंने कहा कि उनके पास वो 700 मेगाहर्ट्ज है ही नहीं। राइट, संदीप बुत्की साहब, तो ये थोड़ा टेक्निकल जरूर है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए इसको हम आसानी से समझाएंगे। गरोला साहब ने हमें ये तो बताया कि अब ये ट्रू 5G जो आज हमने देखा कि एजीएम के दौरान उन्होंने डिस्क्राइब भी किया कि कैसे ये 4G नेटवर्क के ऊपर अपने आप को कैरी नहीं करेगा, इसके लिए एक अलग से नेटवर्क पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, स्टैंड अलोन। अब वो कहते हैं संदीप बुत्की साहब कि इससे लो लेटेंसी, मशीन टू मशीन हाई स्पीड कम्युनिकेशन, 5G वॉइस सर्विस, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, मेटावर्स, ये थोड़े टेक्निकल शब्द हैं, लेकिन अब ये सब होते हुए दिखाई देंगे और ये संभव है सिर्फ ट्रू 5G के अंदर। बिल्कुल विपिन, सरल भाषा में अगर बात करें तो रेसिंग कार का जो मनोज ने एग्जांपल दिया था, उन्होंने रोड का एग्जांपल दिया था, हम थोड़ा सा और इसको आसान करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को जो ड्रैग रेस करते हैं, खासकर इंडिया में तो दिखना नहीं मिलता है क्योंकि वो इलीगल है और आप जेल की हवा खा सकते हैं अगर आप पकड़े गए तो। लेकिन बहुत सारे विदेशों में ऐसी जगह होती हैं जहां पर लोग ड्रैग रेसिंग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को, पुरानी गाड़ी उठाते हैं, उसमें नाइट्रोजन सिलेंडर्स लगाते हैं, बूस्टर्स लगाते हैं, वो आपने देखा हो कुछ वीडियोस में चिंगारी निकलते हुए पीछे एग्जॉस्ट से, वो गाड़ी में और दम डाल देते हैं और उन्हें दौड़ाते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर कोई स्पोर्ट्स कार है, फरारी की या किसी की भी स्पोर्ट्स कार है, उसकी तो बात ही अलग है। उसका जो एक्सपीरियंस होगा और जो उसका आपको चलाने का जो मजा आएगा, और उसके बाद आप दौड़ा भी ले गाड़ी को अच्छे से, उसके बाद भी अगली बार आप उस गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। तो यही सरल भाषा में डिफरेंस है ट्रू 5G और जो इनडायरेक्ट 5G आ रहा है आपके पास, जो देने वाले हैं बाकी लोग, उसमें होगा। और जो बाकी चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं, अगर आपका नेटवर्क पे पूरा कंट्रोल रहता है तो लेटेंसी पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब लेटेंसी तो जितने भी हमारे PUBG के दीवाने हैं या फायरफॉक्स खेलने वाले दीवाने हैं, हमारे गेमर्स हैं, उनको लेटेंसी इसका बहुत वो रहता है कि भैया लेटेंसी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए वरना मैं गेम हार जाऊंगा। ये तो हो गया कंज्यूमर साइड। एंटरप्राइज साइड में लेटेंसी का इंपैक्ट पड़ सकता है सिक्योरिटी में, हेल्थ केयर में, जहां पर भी आप नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे रोबोटिक्स यूज किए जा रहे हैं मेडिकल फील्ड में फॉर द ऑपरेशंस, सर्जरीज के लिए यूज किया जा रहा है, या ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट, अगर जहां पर भी यूज किया जाएगा नेटवर्क, अगर वहां पर 19-20 होने लगा लेटेंसी का, तो बहुत सारे उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो बेसिकली आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेटेंसी कम होगी, लेटेंसी कम होगी तो आपका एक्सपीरियंस बेटर होगा। टू स्टार्ट विथ, जो अभी की लेवल में हम बात करें, जो अभी सर्विसेज कंज्यूमर्स देख सकते हैं, एंटरप्राइज की बात नहीं करते, कंज्यूमर्स इमीडिएटली स्पीड, और जो गेम के दीवाने हैं वो अपनी फायर प्ले, जो भी फायरिंग नहीं करेंगे, उसमें जो पैनापन देखेंगे, वो देखने वाली बात होगी। राइट, तो कुल मिलाकर 5G के साथ एक अलग एक्सपीरियंस। सुनील सर, अब सबसे पहले रोल आउट हिंदुस्तान के अंदर, उसके बाद फिर ट्रू 5G की बात, यानी कि ऐसा 5G जिसमें आपको सच में वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो 5G में होना चाहिए, जिसके लिए